प्रिपरेशन 2002 की श्रृंखला को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पहला सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, रेफरेंस पेपर के रेफरेंस से इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। मतलब आपको जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आपके क्वेश्चन के लिए अप्रोप्रिएट है, जो उससे ज़्यादा मेल खा रहा है, उस ऑप्शन को चूज़ करना है। ठीक है, कुछ टर्म्स होते हैं जो एकदम स्पेसिफिक होते हैं, तब तो आप एकदम वो चीज़ लगा लेते हो, लेकिन पेडागोगी में क्या होता है, कुछ सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है उसको ही टिक करना होता है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट्स डज राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एडवोकेट। कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो हमारा 2009 में आया था वो क्या चीज़ को बताता है। तो वो हमारा, आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से जो ए ऑप्शन है इंक्लूसिव एजुकेशन, बी है सेग्रीगेशन मेन स्ट्रीमिंग, डी हमारा है इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इससे आप क्या समझते हो, इसमें कौन सा ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो आप इसमें से बताओ फटाफट से। तो मैं राइट टू एजुकेशन बता देती हूँ कि क्या होता है। हमारा राइट टू एजुकेशन जो है वो है कंपल्सरी और फ्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रंस। टू ऑल चिल्ड्रंस, टू ऑल चिल्ड्रंस से आपका क्या तात्पर्य है कि जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं हमारे, ठीक है, नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं या कोई पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हमारी जिससे हम बच्चों में एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो जाता है, चाहे उनका इंटेलेक्चुअल लेवल को ले लो आप, चाहे तो उनकी पढ़ने की क्षमता या उनका फिज़िकल लर्निंग एबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हर बच्चा एक दूसरे से क्या होता है, डिफ़र करता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में ना रखते हुए हर बच्चे को एजुकेशन देने के लिए किस में बात की गई थी, तो वो हमारी बात की गई थी इंक्लूसिव एजुकेशन में। सेग्रीगेशन में क्या था कि जो बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटी से कुछ अगर मान लो पीछे हैं तो उनके लिए एक स्पेशल स्कूल बनना जिसमें लर्निंग डिसेबिलिटी हो, चाहे कुछ इम्पेयरमेंट बच्चों में हो, ठीक है, जैसे कि डेफ एंड डम्स के लिए एक अलग स्कूल बनाना, तो वो हमारा सेग्रीगेशन में था। मेन स्ट्रीमिंग क्या था, मेन स्ट्रीमिंग में आपका जो था कि जो नॉर्मल स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं स्कूल में, उनके साथ में कुछ स्पेशल चाइल्ड्स को आप कुछ टाइम के लिए उनके साथ में इंक्लूड कर देना, तो वो मेन स्ट्रीमिंग थी। बल्कि आपका इंटीग्रेटेड एजुकेशन में क्या था, दोनों बच्चे एक साथ पढ़ते तो थे लेकिन इतना कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। मतलब उनके लिए अगर कोई स्पेशल चाइल्ड है तो उनके लिए ना कोई काउंसलर है कुछ प्रॉपर, ना कुछ टेक्निक्स हैं, टीचिंग एड्स हैं, बस हाँ वो पढ़ रहे हैं साथ में, ऐसा सिचुएशन था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा कहता है कि डैश इज़ द फिलॉसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन अ रेगुलर स्कूल सिस्टम। जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि रेगुलर स्कूल सिस्टम में आप कौन सा ऐसी फ़िलॉसफी है जिसमें बच्चों को एक राइट मिलता है इक्वल एजुकेशन का। तो मेन स्ट्रीमिंग में हमने जाना ही कि उसमें आपका क्या है कि नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ में आपको वो बच्चे तो आते हैं बट वो कुछ पार्ट ऑफ डे के लिए आते हैं। ठीक है, स्पेशल एजुकेशन में बच्चों को ये सेग्रीगेटेड और आपका स्पेशल एजुकेशन, ये सारा हमारा क्या है, एक में ही आता है। ठीक है, मल्टीकल्चरल में क्या है कि बहुत सारे कल्चर के बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है आपका मल्टीकल्चरल तो आएंगे लेकिन स्पेशल चिल्ड्रंस हैं या नहीं, ये चीज़ की बात इसमें नहीं की जा रही है। तो हमारा इंक्लूजन इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा इंक्लूजन। नाउ नेक्स्ट आया, टीचर को क्या करना चाहिए, प्रमोट स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू सर्टेन कल्चर, अच्छी बात है। इग्नोर, जहाँ नेगेटिव आ जाए आपका समझ लो कि वो ऑप्शन तो गलत ही है, फिर भी पढ़ लेते हैं। इग्नोर कल्चरल डिफरेंसेस एंड डाइवर्सिटी अमंग्स स्टूडेंट्स। मतलब बच्चों में अगर कुछ कल्चरल डिफरेंसेस हैं या डाइवर्सिटी है तो उनको इग्नोर करके अपनी ही बात को चलाना, कि अगर मैं इस चीज़ को मानती हूँ तो मैं इसी चीज़ को मानती हूँ और उसी को वो प्रमोट करे और सारे डिफरेंसेस को इग्नोर कर दे। ठीक है, सी आपका आया कि कम्युनिकेट दैट शी रिस्पेक्ट्स एंड वैल्यू ऑल कल्चर इन द
क्लासरूम, मतलब ये चीज़ को वो क्या करे, कम्युनिकेट करे कि जो टीचर है वो रिस्पेक्ट करती है उस वैल्यूज़ को, और कल्चर जो डिफरेंट डिफरेंट बच्चों को वैल्यूज़ करे, जिसके लिए वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम करा सकते हैं, हर कल्चर के इम्पोर्टेंस को दिखाते हुए हम एक्टिविटीज़ करा सकते हैं ताकि हर बच्चे को हर कल्चर के बारे में इक्वल नॉलेज हो। दिस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। डी आपका है मैक्सिमम कंपैरिजंस अमंग स्टूडेंट्स, बच्चों के बीच में कंपैरिजन करना कि अरे हाँ ये तो अच्छा बच्चा है, ये इस कल्चर को, तो ये चीज़ तो बिल्कुल नेगेटिव हो गई। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, देखते हैं। चिल्ड्रन शुड डैश क्वेश्चंस इन द क्लास, तो चिल्ड्रन को करना चाहिए, फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको फिल करना है ब्लैंक को, क्वेश्चन इन द क्लास। ए बी डिस्करेज टू आस्क, मतलब उसको डिस्करेज किया जाए कि ये ना पूछे वो, ठीक है, अगर वो पूछता है तो बच्चे टीचर बैठा दे। नॉट टू बी अलाउड टू आस्क, उसको अलाउ ही नहीं किया जाए पूछने के लिए। बी स्टॉप्ड फ्रॉम आस्किंग, उसको आस्क करने के लिए जब कोई क्वेश्चन पूछे कि मैम ये चीज़ का आंसर क्या होगा, उसको चुप करा देना, ठीक है। बी एनकरेज टू आस्क, उसको एनकरेजमेंट दी जाए। तो पॉजिटिव आंसर ही हमारा पेडागोजी में क्या होता है कि राइट आंसर होता है, तो डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की प्रोसेस थ्रू विच मीनिंगफुल लर्निंग अकर्स, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो आपका मीनिंगफुल लर्निंग को नहीं एनकरेज करता है, तो ये कौन सा आंसर जो है इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी कि मेमोराइजेशन एंड रिकॉल, रिपीटिशन एंड प्रैक्टिस, किसी चीज़ को रिपीट करना और प्रैक्टिस करना, ये चीज़ अच्छी है कि बच्चे बार बार करेंगे तो वो चीज़ उनको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगी। इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन, बच्चों को एक इंस्ट्रक्शन देना और उसको फिर उनको डायरेक्ट करना, ठीक है, ये तब भी कुछ हद तक सही है। एक्सप्लोरेशन एंड इंटरेक्शन, बच्चे किसी चीज़ को एक्सप्लोर करें, अपने एक्सपीरियंस करें कोई चीज़ को, तो वो उसके बाद उसके एक्टिविटी के बारे में कुछ इंटरेक्शन करें, तो वो तब भी ठीक है आपका, ठीक है। एक्सप्लोरेशन इज़ द बेस्ट वर्ड रिगार्डिंग दिस। मेमोराइजेशन एंड रिकॉल, किसी चीज़ को रट्टाफिकेशन करना, ये आंसर हमारा बिल्कुल ही गलत है, तो यही नॉट वाला आंसर होगा, ठीक। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन असेसमेंट, चिल्ड्रेन एज हमारा है a student to be the part of the, ओके, तो असेसमेंट का पहला पॉइंट हमारा ये है कि असेसमेंट क्या है। ए हमारा हुआ शुड बी अ पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये टीचिंग लर्निंग का एक प्रोसेस है, ठीक है, ये बी होगा इसका। शुड बी डन ओनली इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, सिर्फ मार्क्स को पाने के लिए किया जाए, नहीं। शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टास्क, सिर्फ आपका असेसमेंट के बहुत सारे टूल्स बताए गए हैं, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। शुड बी अंडरटेकन एज अ सेपरेट एक्टिविटी, एक सेपरेट एक्टिविटी की तरह इसको किया जाए। तो जब हम सेपरेटली कोई असेसमेंट करेंगे तो बच्चे ऑब्वियसली है कि थोड़े से हैम्पर कर जाएंगे, पैनिक कर जाएंगे। जैसे होता है ना हमारा कोई भी एग्ज़ाम, अगर टीचर एकदम बोलती कि ये आपका एग्ज़ाम है, इसमें इतने मार्क्स आने चाहिए, तो बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं, इसकी वजह से जो आता होगा वो भी भूल जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, एकदम फ्रेंडली तरीके से होना चाहिए। तो ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नाउ इन अ कंस्ट्रक्टिव फ्रेम लर्निंग इज़, कंस्ट्रक्टिव फ्रेम में लर्निंग किस तरीके की होना चाहिए। ए ऑप्शन हमारा आता है पैसिव एंड इंडिविजुअलिस्टिक, बी है द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, अ चांस इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, एक्टिव एंड सोशल इन इट्स कैरेक्टर, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या आंसर होगा, पैसिव में ये हुआ कि आपने बच्चे को कुछ पढ़ाया, उसने उस चीज़ को पढ़ा और पढ़ने के बाद वो खुद में रिकॉल कर रहा है, उससे कोई उसको रिव्यूइंग या रिफ्लेक्शन का टाइम नहीं दे रहा है, इंडिविजुअली उसने उस चीज़ को समझा, कोई एक ग्रुप एक्टिविटी नहीं हुई, तो इस तरीके की पैसिव लर्निंग में ये आ गया। बी हमारा है जो ऑप्शन बिल्कुल गलत ही होगा,
फिर उसका बी है कि द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। एक कंस्ट्रक्टिव फ्रेम क्या होता है, लर्निंग जो होती है एक नॉलेज को पाने का तरीका होता है। नॉलेज को पाने का तरीका तो हुआ ही, साथ में कुछ एक्सप्लोर करना, उसको कहाँ अप्लाई करना है, ये चीज़ भी कंस्ट्रक्टिव होगी जिसमें बच्चे एक्टिव हैं, ठीक है। तो ये इतना अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। सी है आ चांस इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। लर्निंग एक चांस है बच्चों को कि उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से वो कैसे बिहेव करते हैं, ओके। लेकिन इसमें भी बच्चा उतना एक्टिव नहीं दिख रहा है। डी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। वाई? बिकॉज आपका क्या है, इसमें बच्चा एक्टिव दिखा रहा है और सोशल इन इट्स कैरेक्टर। मतलब जब तक बच्चा आपस में कोई चीज़ ग्रुप एक्टिविटी नहीं करेंगे, उसमें अपना रिव्यू नहीं देंगे, तब तक उनके अंदर जो जितनी भी हमारी स्किल्स हैं वो कैसे डेवलप होंगी। तो डी इज़ द राइट आंसर। Now 9, when teacher have positive beliefs about students and their abilities, the students में क्या चीज़ होती है, become relaxed and stop putting in any efforts to learn। मतलब किसी बच्चे की आप ज़्यादा तारीफ़ कर दो, उसके बाद वो एकदम चौड़े पंथी में आ जाए और वो कुछ काम करे ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आपका नहीं होगा। become demotivated and stressed, वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाए और स्ट्रेस ले ले, ऐसा नहीं होगा। आर नॉट अफेक्टेड इन एनी वे, उसे किसी तरीके का कोई इफ़ेक्ट ही ना पड़े, उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़े। अगर टीचर को स्टूडेंट के ऊपर बिलीव होता है तो इसका ऑप्शन होगा डी। आर ईगर एंड मोटिवेटेड टू लर्न। किस तरीके से, मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जो क्लास में बातें करता है, ठीक है, बातें करता है इन द सेंस कि जैसे बहुत टॉकेटिव बच्चा है, उसको पर टीचर ने इस तरीके से हैंडल किया कि उसने बोला कि नहीं, मुझे तो पूरा बिलीव है कि ये बातें नहीं करता है, ठीक है। तो अगर बच्चे को आप बार बार ऐसा बोलोगे ना, तो एक बार उसके अंदर खुद ही एक चीज़ डेवलप हो जाएगी कि अरे टीचर को तो मेरे ऊपर ये बिलीव है कि मैं बातें नहीं करता हूँ, तो खुद ही उसके ऊपर एक पॉजिटिव आएगा और मोटिवेट होगा कि मैं बातें नहीं करूं, ठीक है। और इन द अदर सेंस आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे कोई बच्चा क्लास में बहुत शाई है कुछ बोलने के लिए, ठीक है, अगर उसको ने कोई आंसर दिया और सारे बच्चों ने साइड में हंस दिया और टीचर ने भी कुछ ऐसी बात बोल दी, तो फिर उसकी दोबारा हिम्मत कभी नहीं होगी कि वो किसी उस चीज़ को बोले। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर कोई बच्चा एक लाइन बोलता है और टीचर उसको मोटिवेट करती, हाँ हाँ नहीं तुम कर सकते हो, तुम सेकंड लाइन भी बोलो, हाँ ठीक है, उसको थोड़ी हेल्प कर दी, तो इसको एक मोटिवेट आएगी कि चलो मैं कभी अगर बोलने में कहीं फंसा भी तो मेरी कहीं मजाक नहीं बनेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट जब मिलेगा तो वो मोटिवेट होकर नेक्स्ट टाइम और अच्छा अपना एफर्ट डालेगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा डी। 10th, अ टीचर कैन एनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स। एक टीचर जो है बच्चे को एनकरेज कर सकती है इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बनने के लिए। किस तरीके से, देखते हैं। ए है गिविंग देम प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू आंसर सिमिलर काइंड्स ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। एक टेक्स्ट बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस जो को आंसर करने की अपॉर्चुनिटी दे सकती है जो एक तरीके के ही हैं, ठीक है। एम्फसाइजिंग ऑन रोट मेमोराइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक। जहाँ रोट लर्निंग की बात आती है तो वहाँ तो कभी भी कुछ भला हो ही नहीं सकता है, तो ये तो ऑप्शन ही गलत। डी, एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गेसेस एंड टू लुक टू एट मल्टीपल सोल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम। मतलब बच्चों को उनके इंट्यूशंस के हिसाब से उसका आंसर ढूंढने के लिए बहुत सारा एनकरेज करना और उसके मल्टीपल सोल्यूशन वो उस बेसिस पे फाइंड आउट करें। फिर उसके बाद डी हमारा आया राइटिंग स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन टू ऑल द क्वेश्चंस इन द टेक्स्ट बुक। मतलब स्टेप बाय स्टेप जो है आप सारे सॉल्यूशंस को अपनी टेक्स्ट बुक में लिखो, तो ये इसका आंसर क्या होगा मेरे ख्याल से। तो इसका आंसर होना चाहिए ए, क्योंकि उसमें बच्चा क्या कर रहा है, बार बार वो इसको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आपका अ टीचर कैन एनकरेज टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर। मतलब वो इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर किस तरीके से आपका बन सकता है, किस तरीके से बन सकता है। तो फटाफट गेस करो इसमें कौन सा आंसर होगा। हाँ, इसका होगा आंसर नंबर सी। इसमें हम 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ टीचर कैन एनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स। मतलब एक इफेक्टिव प्रभावकारी प्रॉब्लम सॉल्वर, यानी किसी भी कोई भी जो
क्वेश्चन दिया हो उसका प्रॉब्लम सॉल्वर किस तरीके से बच्चा बन सकता है। ए हुआ गिविंग देम प्लेंटी अपॉर्चुनिटीज़ टू आंसर सिमिलर काइंड्स ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में एक ही तरीके के जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हो उसको करने का बार बार मौका देना। बी एम्फेसाइजिंग ऑन रोड जहाँ पे आया वो तो ऑप्शन होगा ही नहीं, फिर भी पढ़ते हैं। एम्फेसाइजिंग ऑन रोड मेमोराइजेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक। जो टेक्स्ट बुक में आपको इंफॉर्मेशन दी गई है उसको मेमोराइज़ करने के लिए एम्फसाइज़ करना, उनको एक कहना कि हाँ आपको ये करना चाहिए, इसे याद करो। सी आपका आया एनकरेजिंग चिल्ड्रेन टू मेक इंट्यूटिव गैसेस एंड टू लुक एट मल्टीपल सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम। मतलब कि अगर कोई एक क्वेश्चन दिया है उसको फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट वेज देना। इंट्यूटिव मतलब एक किसी पर्टिकुलर वे से ही नहीं करना। जैसे हमारा फिज़िक्स में या आपने देखा होगा कि थ्योरीज़ होती थी हमारे 10th में 11th में, तो आप एक तरीके से करते थे और उसके मल्टीपल वेज होते थे। अगर मान लीजिए जैसे कोई फार्मूला होता था आपने एक तरीके से किया और दूसरे तरीके से भी आप उसको निकालो तो एक स्ट्रेट वे होता था और एक थोड़ा सा लेंदी होता था, लेकिन आप अपने तरीके से करते थे तो भी वो थ्योरम प्रूफ हो जाती थी। तो एक किसी पर्टिकुलर को करने के लिए आप एक डिफरेंट गैसेस के थ्रू उसको करोगे तो आपको उसका और एक्सप्लोजर मिलता है। ठीक है, तो सी इज़ द राइट आंसर होगा। तब तक हम डी वाला भी पढ़ते हैं, मे बी उससे अच्छा हो। राइटिंग स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन टू ऑल द क्वेश्चंस इन द स्टेप। इसमें क्या है कि आपने बस कोई चीज़ सीखी है उसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा। यानी कि 7 + 7 = 14 आपने लिख दिया, ये आपको पता है आपने लिख दिया। लेकिन हाँ उसमें अगर तोड़ मरोड़ के कभी क्वेश्चन आ जाए कि 7 + 4 + डैश ब्लैंक और इक्वल्स टू जो भी उसका आंसर होगा। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ अगर हम इसको जैसे होता है ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है उसके थ्रू भी आप आंसर निकाल सकते हो। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज़, ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती है। एक हम 4 + 4 लिखते हैं और एक हम उसको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटिव वे में लिखते हैं, है ना। तो एक मल्टीपल गैसेस के थ्रू हमें एक उसका एक मोर वाइडर व्यू मिलता है कि किसी भी प्रॉब्लम को हम कैसे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सो आई होप यू हैव लाइक द वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और ऐसे ही आपके सीटेट की प्रिपरेशन में मैं अच्छे क्वेश्चंस आपको लाती रहूँगी। तो टिल देन गुड बाय।